हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर सेशन नंबर 31 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में बहुत सारे प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखे थे, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत सालों मिस के साथ हम लोग करेंगे। तो मिस आप यहाँ आए और बच्चों के साथ एक नए सेशन की शुरुआत करें। ओके, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, किस राज्य में पहली बार वोट फ्रॉम होम, ठीक है, कौन सा पहल है, तो वोट फ्रॉम होम पहल किस राज्य में शुरू किया गया है। देखिएगा, वोट फ्रॉम होम पहल किसके द्वारा हुआ है, तो ये हुआ है कर्नाटक सरकार के द्वारा। रीजन क्या है, यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाला है और भी कुछ स्टेट में होने वाले हैं, तो इसी के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा। देखिए, अगर निर्वाचन आयोग का नाम लेते हैं तो 2-3 दिन पहले भी हम लोग एक चीज देखे थे इसके बारे में, तो निर्वाचन आयोग के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा एक ऐप अभी लाया गया था। निर्वाचन आयोग के द्वारा एक ऐप लाया गया था और उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका सी विजिल ऐप। क्या नाम था, सी विजिल ऐप, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया था, निर्वाचन आयोग के द्वारा। और किस चीज के लिए, तो चुनाव की सुविधा के लिए लाया गया था। और हम लोग यहाँ पे देखिए वोट फ्रॉम होम नाम से पता चल रहा है कि घर जाकर के वोट लेना है, ठीक है। वोट फ्रॉम होम पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ आपका कर्नाटक में। अब किसके लिए है, तो ये है आपके बुजुर्ग लोग के लिए या फिर दिव्यांग लोग के लिए जो वोट देने के लिए नहीं जा पाते हैं, मतलब हर एक आदमी से वोट लेना है, इसी के लिए क्या लाया गया है ये। अब जो नहीं आ पाते हैं किसी भी रीजन से वहाँ तक, तो फिर उससे घर पे जाकर के वोट ले लिया जाएगा। अगर हम लोग यहीं पे कुछ देखते हैं चुनाव के बारे में, सबसे पहले भारत में चुनाव कौन करवाता है, अगर आपका केंद्र सरकार का राज्य सरकार का हो जाएगा तो ये होगा आपका निर्वाचन आयोग। एक चीज देखिएगा, ईवीएम, ठीक है, ईवीएम इसका नाम क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखिए पहले क्या होता था ना, कि पहले जब चुनाव होता था तो बैलेट पेपर पे होता था। बैलेट पेपर मीन्स कि लिख करके डालना होता था कि आप किसको वोट दे रहे हो। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब ईवीएम का यूज होने लगा, और ईवीएम से कनेक्टेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि पहले किस चुनाव में ईवीएम का यूज हुआ, कहाँ पर हुआ, किस राज्य में हुआ, किस चुनाव में हुआ था। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि किस चुनाव में पहली बार ईवीएम का यूज हुआ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर हम लोग बात करते हैं ईवीएम का, तो सबसे पहले किस चुनाव में हुआ था, तो ये हुआ था आपका केरल में, ठीक है। कब हुआ था, तो 1982 में केरल के परागुड़, ठीक है, परागुड़ क्षेत्र के विधानसभा, ठीक है, विधानसभा चुनाव में पहले हुआ था। विधानसभा के उपचुनाव में, अब देखिएगा यहाँ पे उपचुनाव क्या होता है, एक होता है आपका चुनाव और एक होता है आपका चुनाव। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, उपचुनाव एक होता है आपका चुनाव, एक होता है उपचुनाव। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग लेते हैं, मान लो कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है। तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, 243, ठीक है। तो जो चुनाव होगा वो कितने सीटों पे होगा, 243 पे। लेकिन होता क्या, किसी भी रीजन से एक आपको सीट किसी वजह से खाली हो गया हो, किसी की मृत्यु हो जाए या कुछ भी हो, तो अगर एक आध सीट खाली हो जाता है तो उस पर जो होता है उपचुनाव होता है। मान लीजिए कि 243 सीट पे चुनाव हुआ और किसी वजह से एक सीट खाली हो गया या 2 सीट खाली हो गया, तो फिर से दोबारा उसी सीट के लिए उपचुनाव करवा दिया जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उपचुनाव। तो ये जो आपका पहली बार ईवीएम का यूज जो हुआ था, ये केरल के परागुड़ क्षेत्र, ठीक है, वहाँ का एक एरिया था, केरल के परागुड़ क्षेत्र में विधानसभा के उपचुनाव में यूज हुआ था, चुनाव में नहीं, उपचुनाव में, ठीक है। ये हुआ था आपका 1982 में। लेकिन पूर्णतः, ठीक है, कंप्लीटली आपका चुनाव में कब यूज हुआ, तो 1999, ठीक है। 1999 में क्या हुआ, तो गोवा में, ठीक है, गोवा का जो आपका चुनाव चल रहा था विधानसभा, 1999 में गोवा के विधानसभा चुनाव में किसका यूज हुआ, तो ये यूज हुआ आपका ईवीएम का। हम लोग यहाँ पे ईवीएम का यूज देख रहे हैं। और अगर उसके बाद बोलते हैं फाइनली पूर्णतः, कब से ईवीएम हर एक चुनाव में यूज होने लगा, ईवीएम हर एक चुनाव में, तो ये आपका 2014 से, ठीक है, 2014 से हर एक चुनाव में किस चीज़ का यूज होने लगा, तो आपका ईवीएम का यूज होने लगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इतना ईवीएम के बारे में देखें, अब कुछ और देखते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। देखिएगा, अब अगर कर्नाटक का बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। अगर कर्नाटक के बारे में देखते हैं तो यहाँ से सीएम कौन है, पहले तो आ गया यहाँ का कैपिटल क्या है यहाँ का, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु। अगर यहाँ के सीएम के बारे में बात करते हैं तो कौन है, बसवराज
बाकी गवर्नर के बारे में देखते हैं तो कौन है, थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत। ठीक है, अगर हम लोग बेंगलुरु के बारे में देखते हैं या फिर कर्नाटक, अभी हाल ही में हम लोग देखे थे कि कर्नाटक का ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना। ठीक है, कर्नाटक राज्य में ही, ठीक है, अभी जैसे कि इसके पहले तक भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ का काउंट होता था, गोरखपुर का, जो यूपी में पड़ता है। लेकिन अब सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है, पूरे भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस राज्य में बना है, तो ये बना प्लेटफॉर्म किसके लिए होता है, तो रेलवे के लिए होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म किस राज्य में बना, तो कर्नाटक में बना है। और कहाँ में बना है, तो हुगली में बना। ठीक है, कर्नाटक की हुगली। देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, एक होता है हुगली, एक होता है हुगली। हुगली आपका कोलकाता में है। एक और देखिएगा, मेथेनॉल से चलने वाला पहला बस, मेथेनॉल से चलने वाला पहला बस, मेथेनॉल से चलने वाला पहला बस कहाँ लाया गया, तो ये भी आपका लाया गया बेंगलुरु में। ठीक है, सैफ, हम लोग इसके बारे में बहुत बार देखे हैं। सैफ का आयोजन इस बार कहाँ होगा 2023 में, तो बेंगलुरु में। किसका, सैफ का। और सैफ का फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। 2023 में इसका आयोजन कहाँ होगा, तो पहले तो हम लोग बोलेंगे भारत में, और अगर भारत में पूछता है तो आपका बेंगलुरु के काकीनाडा स्टेडियम में। हम लोग सब चीज़ देख चुके हैं। और अगर देखते हैं तो कर्नाटक यहाँ पर जो बेंगलुरु शहर के संस्थापक कौन थे, तो कैंपगोड़ा, और उन्हीं का मूर्ति भी यहाँ लगाया गया है कैंपगोड़ा में। ठीक है, और देखिएगा अगर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, तो ये आपका कर्नाटक है। ठीक है, इतना कुछ देखिए हम लोग कर्नाटक के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका, भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर कहाँ खोला गया। ठीक है, अभी बहुत चर्चा हो रहा था, कहाँ खोला गया, एप्पल। देखिए एप्पल तो सबको पता होगा, ये जो आपका आधा खाया हुआ एप्पल का फोटो रहता है इस टाइप से, मतलब जैसे भी रहता है। किस चीज़ का रहता है, तो ज़्यादा इसका फेमस आपका आईफोन ही रहता है। ठीक है, देखते हैं बड़े बड़े लोगों के पास एप्पल का क्या होता है, आईफोन होता है, लैपटॉप होता है। ठीक है, आईफोन आता है आपका, लैपटॉप आता है, और काफ़ी महंगा होता है। पहले क्या था कि बाहर से लाना पड़ता था तो कुछ ज़्यादा ही टैक्स लग जाता था। अब क्या भारत में खुलेगा तो थोड़ा टैक्स वैक्स कमेगा और इसका प्राइस भी क्या होगा, थोड़ा सा डाउन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देख रहे थे कि एप्पल रिटेल स्टोर कहाँ स्थापना किया गया है इसका, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में। ठीक है, कहाँ इसका स्थापना किया गया, मुंबई में। अगर हम लोग एप्पल के बारे में शुरुआत से देखते हैं, ठीक है, एप्पल कंपनी सबसे पहले तो कहाँ का कंपनी है ये, तो ये है आपका यूएसए का। कहाँ का है, यूएसए का है। स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1976। ठीक है, स्थापना किया कौन था, देखिए 3 आदमी मिलकर किया था, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट टाइम पे ज़्यादा नाम इनका आता है, स्टीव जॉब्स प्लस अदर्स। ठीक है, 2-3 नाम और था प्लस अदर्स। अगर इसके बारे में देखें, इनका सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अभी वो भारत आए हुए थे, इसका इनॉग्रेशन बनी थी। सीईओ, एप्पल के सीईओ कौन है, तो ये है आपका टिम कुक। ठीक है, ऐसे कुक करके कुछ नाम है, ये आए हुए थे। और अभी ये इसका स्थापना किए थे, देखे थे हम लोग, ये आईपीएल वगैरह में गए हुए थे। क्या क्या देखे हम लोग पढ़े थे, एप्पल कहाँ का कंपनी है, यूएसए का। स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1976 को। और स्थापना किया था कौन, तो ये था आपका स्टीव जॉब्स। और ठीक है, और इसके सीईओ कौन है, तो ये है आपके टिम कुक। ये हम लोग देखे यहाँ पे एप्पल के बारे में। और स्थापना कहाँ हुआ, तो ये हुआ आपका मुंबई में। अभी ये आए हुए थे, अभी आईपीएल मैच चल रहा था, आईपीएल देखने के लिए भी गए हुए थे और काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। देखिए इसका आता क्या मेनली एप्पल का, तो हम लोग बस ये जानते हैं, बहुत कुछ आता है, लेकिन ज़्यादा इसका फ़ोन और आपका लैपटॉप फेमस है। हम लोग कुछ और भी देखते हैं फ़ोन की कंपनियों के बारे में। ठीक है, जैसे देखिएगा सबसे पहले सैमसंग। ठीक है, अगर सैमसंग का मोबाइल बहुत चला था, और सैमसंग अगर कहाँ का कंपनी है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ कोरिया का। कहाँ का है, साउथ कोरिया का। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे वीवो, ठीक है, वीवो, ओप्पो, और जैसे देखते हैं रियलमी, ठीक है, वन प्लस, लेनोवो। ठीक है, मतलब लगभग सारा अच्छा कंपनी से में आ गया। वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, लेनोवो, ये सब कहाँ का है, कहाँ का हो सकता है, तो ये सब है आपका चाइना का। ठीक है, कहाँ का है, चाइना का। और अभी देखे थे, अभी हम लोग देखे कि पॉपुलेशन में हम लोग सबसे आगे आ गए, और चाइना क्या बोला, इस पर बस चाइना एक ही स्टेटमेंट दिया कि इंडिया हैज़ क्वांटिटी बट चाइना हैज़ क्वालिटी। मतलब इंडिया भले क्वांटिटी में बढ़ गया, लेकिन क्वालिटी अभी भी हमारे पास है, और सच में है, नो डाउट, इतना सारा अच्छा कंपनी सब वही है। अगर भारत के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया में कौन सा है, तो माइक्रोमैक्स का है, और आपका कार्बन, और ऐसा नाम है जो कभी आदमी मतलब पूछता भी नहीं है, इसलिए मुझे ध्यान भी नहीं दिए। सारा अच्छा कंपनी कहाँ का था, चाइना का। और अगर जैसे देखते हैं आपका जापान का एक पैनासोनिक है। ठीक है, पैनासोनिक, ये कहाँ का है, तो ये आपका जापान का है।
ठीक है। क्या क्या हम लोग देखिए, सैमसंग हो गया आपका साउथ कोरिया का, वीवो ओप्पो ज़्यादा सब तो ये चलता है ना, वीवो ओप्पो रियलमी वन प्लस लेने को सब कहाँ का है, ये सब है आपका चाइना का, और इंडिया का है आपका माइक्रोमैक्स कार्बन, जो कि बहुत पहले आता था, अब तो कोई सब यूज भी नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया, बना लिया गया है, ये आपका मनाया गया 22 अप्रैल को। कब मनाया गया, 22 अप्रैल को। और क्यों मनाया गया, तो मतलब जागरूकता बढ़ाने के लिए। देखिए आजकल ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ रहा है, आपका पर्यावरण कितना ज़्यादा मतलब प्रदूषित हो जा रहा है, उसी सब के लिए है। कब से मनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, 1970 से। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है आपका पृथ्वी दिवस, 1970 से। और किस लिए मनाया जाता है, तो पर्यावरण को जागरूक करने के लिए। ठीक है, पर्यावरण को मतलब शुद्ध रखने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके, रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। इसका देखिए थीम हमेशा पूछ लेता है कि थीम क्या था, तो थीम है आपका इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। देखिए जितने भी प्लैनेट है उनमें से एक हमारा आपका पृथ्वी जो है, जो रहने लायक है। ठीक है, स्टार्ट कब से हुआ था, 1970 से। कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इस बार का थीम क्या है, ठीक है, थीम हमेशा पूछ लेता है एग्जाम में। इस बार का आपका थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, और अगर कुछ हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट जो आपका ये पर्यावरण या फिर पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, जैसे देखिएगा आपका जल दिवस, जल दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। कब आता है, 22 मार्च। जैसे और देखिएगा क्या देख सकते हैं, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये है आपका 5 जून। ठीक है, जैसे देखिएगा योग दिवस। ठीक है, योग दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, क्या क्या देखने हम लोग यहाँ पे, जल दिवस कब मनाया जाता है 22 मार्च, पर्यावरण दिवस हो गया आपका 5 जून, और क्या देखें हम लोग, योग दिवस ये कब होता है, तो ये होता है आपका 21 जून को। और देखिएगा 22 मार्च हुआ, 21 जून हुआ, एक होता है आपका 22 मई, 22 मई। इसको इस दिन क्या मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस। विविधता क्या होता है, मतलब एक ही जगह पे जब बहुत टाइप का जीव जंतु रहता है उसी को आपका विविधता कहा जाता है। ठीक है, और ये जरूरी भी, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, ये सबसे आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेट है। जैसे और अगर हम लोग देखते हैं ओजोन दिवस। ठीक है, ओजोन दिवस, और ओजोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो सूर्य का बड़ा बैगनी किरण सीधा हमारे पास आएगा, और इससे क्या हो सकता है, बहुत सारा बीमारी, कैंसर वगैरह हो सकता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ हम लोग ऑप्शन छाटते हैं तो 21 अप्रैल को हम लोग देखे थे सिविल सेवा दिवस। क्या मनाया जाता है, सिविल सेवा दिवस, सिविल सेवा दिवस, इसके बारे में हम लोग देखे थे डिटेल से। और अगर देखते हैं 17 अप्रैल, इस दिन क्या मनाया जाता है, 18 अप्रैल, तो 17 अप्रैल को था आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस। कब था, विश्व हीमोफीलिया दिवस, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखे थे। इसको शादी रोग भी कहा जाता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस। और हीमोफीलिया क्या है, आपका एक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी। और अगर देखते हैं 18 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका बोल रहा है क्रॉस कोट नामक आत्मकथा किसने लिखी है। क्या नाम है इसका, क्रॉस कोट। ये आपका एक प्लेयर का आत्मकथा है। कौन लिखा है, तो ये लिखा है आपका जयदीप मुखर्जी। और किस चीज से रिलेटेड है, ये आपका टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर। ठीक है, टेनिस प्लेयर कौन लिखे, तो ये क्रॉस कोट नामक अपना एक आत्मकथा लिखे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे विश्वनाथ आनंद, इनका भी बुक आया था कुछ दिन पहले, माइंड मास्टर, माइंड मास्टर, ये कौन लिखा था, तो ये आपका लिखे थे कौन, ये विश्वनाथ आनंद। अगर सचिन तेंदुलकर का बात करते हैं तो ये कौन सा बुक लिखे थे, ये लिखे थे ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, इसको कौन लिखा था, इनफ, ENOUGH। अगर आपसे पूछता है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये बुक कौन लिखा है, तो ये लिखा है आपके सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और अगर देखिएगा साइना नेहवाल, सॉरी ये सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा सेकंड, ये ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये आपका सुनील गावस्कर का है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, ये किसका है, ये है आपका सुनील गावस्कर का, और अगर सचिन तेंदुलकर का पूछता है तो हो जाएगा प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग
दे, ठीक है। और अगर देखते हैं हम लोग कुछ यहाँ पर बायोग्राफी के बारे में, तो बिलीव, ठीक है, BELIEV, बिलीव किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका सुरेश रैना के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? सुरेश रैना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या देखें, क्रॉस कोड किसके द्वारा लिखा गया था? एक और देखिएगा, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये कौन लिखा है? तो ये लिखा था आपका युवराज सिंह। कौन लिखा था? युवराज सिंह, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखें? सबसे पहले तो जयदीप मुखर्जी का देखें, कौन सा बुक है इनका? इनका है क्रॉस कोड। अगर साइना नेहवाल के बारे में देखें तो इनके यहाँ पे देखिएगा सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई, ये कौन लिखा है? तो ये लिखा है आपका सचिन तेंदुलकर। विश्वनाथ आनंद का हम लोग देखें माइंड मास्टर, ठीक है। और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये कौन लिखा था? तो ये लिखा था आपका सुनील गावस्कर। और हम लोग यहाँ पे देखें बिलीव, ठीक है, बिलीव किसके द्वारा लिखा गया? सुरेश रैना। और टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये कौन लिखा था? तो ये लिखा था आपका कौन? युवराज सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन है, हाल ही में ओलिवर डाउडेन को कहाँ का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्या नाम है आपका? ओलिवर डाउडेन, नाम से ही लग रहा है कि कोई विदेशी होगा। और कहाँ का ये प्रधानमंत्री बना है? तो ये आपका बना है ब्रिटेन का। कहाँ का बना है? ब्रिटेन का। क्या ये लिख दिया है यहाँ पे, सारा ऑप्शन बोले थे, ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटेन का ये क्या बना है? उप प्रधानमंत्री। अब हम लोग जानते हैं कि जो ब्रिटेन का अपना प्रधानमंत्री है, तो ये कौन है? तो ये भारतीय मूल का अमेरिकी है। कौन है? सॉरी, भारतीय मूल का ब्रिटिश है। ब्रिटेन में जो भी पीएम है और उनका नाम क्या है? ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक। और ये किस मूल के हैं? तो ये आपके भारतीय मूल के हैं। अगर इनके बारे में देखें तो केवे नंबर के पीएम बने हैं वहाँ के? 57 नंबर के, 57। और अगर देखेंगे कौन से पार्टी पे है, तो ये हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी। वहाँ के एग्जाम के बारे में, मतलब एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है वहाँ के पार्टी के बारे में, ठीक है। ऋषि सुनक यहाँ पे किस पार्टी के? कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री है। और ओलिवर डाउडेन को कहाँ का भी उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटेन। भारत में भी कोई उप प्रधानमंत्री है? देखते हैं हम लोग जैसे भारत के बारे में। अगर भारत में उप प्रधानमंत्री का बात करता है, तो भारत में उप प्रधानमंत्री का संवैधानिक पद है ही नहीं। मतलब संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया कि भारत में उप प्रधानमंत्री होगा। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन जाता है तो उप प्रधानमंत्री रखना पड़ता है। जैसे अगर भारत में बात करते हैं उप प्रधानमंत्री का, तो सबसे पहले, ठीक है, अभी तक 7 आदमी रहे हैं उप प्रधानमंत्री। कितने? देखिए, अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति का बात करता है तो ये 3 रहे हैं, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 रहे हैं। और उप प्रधानमंत्री का बात करता है तो 7 रहे हैं, ठीक है। पहले नंबर पे कौन थे? तो पहले नंबर पे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये पहले नंबर के आपके उप प्रधानमंत्री रहे थे। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरे नंबर पे थे आपके मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। अगर थर्ड नंबर में देखते हैं तो है आपके चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। फोर्थ नंबर पे अगर देखते हैं तो ये है आपके जगजीवन राम, ठीक है, ये जगजीवन राम। 5 नंबर पे देखते हैं तो ये हो जाएंगे यशवंत राव चौहान, यशवंत राव चौहान, ठीक है। 5 नंबर के कौन थे? तो ये थे यशवंत राव चौहान। और अगर 6 नंबर में देखते हैं, ठीक है, देखिएगा 6 नंबर में, तो 6 नंबर में हो जाएंगे आपके चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। एक चीज इनके बारे में याद रखिएगा कि ये 2 टाइम पीरियड में, ठीक है, ये आपके 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे थे, 2 बार। तो वैसे अगर क्रम के अनुसार देखेंगे तो आपके 8 आपका उप प्रधानमंत्री हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति के अनुसार देखेंगे तो 7 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपके 2 बार रहे थे, वैसे तो 8 हो जाएगा ना। और अगर 7वें नंबर और लास्ट नंबर के देखते हैं तो ये कौन है आपके? 8 नंबर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और कौन रहे थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि क्रम के अकॉर्डिंग कितने उप प्रधानमंत्री भारत में, तो 7। लेकिन अगर क्रम वाइज पूछ लेते हैं, अगर व्यक्ति के अनुसार देखें तो 7 और क्रम वाइज हो जाएगा 8, क्योंकि चौधरी देवीलाल आपके 2 बार रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इतना पूछ लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली अधिकारी कौन बनी है? कौन सा पुरस्कार पाई है? ये आपकी पाई है वीरता पुरस्कार। और है कौन? ये है आपकी दीपिका मिश्रा, ठीक है। कौन है? दीपिका मिश्रा। अभी हम लोग जैसे अगर इसके बारे में देखें ये है कहाँ की? तो ये है आपके राजस्थान की। कहाँ की है?
राजा था के। यहाँ पे देखिए सारे इंपॉर्टेंट आपको ऑप्शन है, इसको हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं शिवांगी जोशी की, ठीक है, तो ये कौन है? तो नौसेना में पहली महिला पायलट, ठीक है, कौन है ये? नौसेना की पहली महिला पायलट, नौसेना की पहली महिला पायलट, पहली महिला पायलट कौन रहेगी? तो ये रहेगी आपकी शिवांगी जोशी, ठीक है। और अगर देखते हैं यहाँ पे ज्योति शर्मा, ठीक है, ज्योति शर्मा, तो ये क्या हो जाएगा? भारतीय सेना की पहली महिला जज, भारतीय सेना की पहली महिला जज। ये आपका सेना वगैरह में होता है, अपने भी रहता है, भारतीय सेना की पहली महिला जज, ठीक है। और अगर देखते हैं जैसे यहाँ पे लांस नायक मंजू, ठीक है, तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन है? पहली महिला स्काई डाइवर, पहली महिला स्काई डाइवर, ठीक है, ये कौन बन गया? तो लांस नायक मंजू। और अगर देखिएगा इंदु मल्होत्रा, इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में क्या? तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली प्रथम भारतीय महिला वकील, ठीक है, क्या? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील, पहली महिला वकील। देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ना, जज बनने के लिए 2 क्राइटेरिया होता है, मतलब न्यायाधीश बनने के लिए क्या, या तो आप किसी भी कोर्ट में 10 साल के लिए वकील रहे हो, या फिर आप किसी भी हाई कोर्ट में आपके 5 साल के लिए जज रहे हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट में आपको 10 साल या 5 साल के लिए रहना है, किसी भी हाई कोर्ट में आप 10 साल के लिए अगर वकील रहे हो तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हो। और भी क्राइटेरिया होता है, बस एक ही नहीं है। और देखिए आपका या तो आप 5 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में जज रहे हो, तो मतलब ये आपका वकील बन करके जज बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये है आपकी इंदु मल्होत्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में गृह युद्ध की वजह से 3000 से अधिक भारतीय फंस गए हैं? ठीक है, एक फंस भी गए हैं, उसमें से एक का डेथ भी हो चुका है, ठीक है। कहाँ फंस गए हैं और कितने? 3000 से अधिक। अभी देखिए अभी हम लोग एक तो देखे थे 1800 वाला फैक्ट देखे थे कि कहाँ गाय का डेथ हो गया था, तो ये आपका यूएसए में हो गया था। यहाँ पे हम लोग आते हैं 3000 से अधिक भारतीय कहाँ फंसे हुए हैं? ये आपके फंसे हुए हैं सूडान में, ठीक है, सूडान। और ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है अफ्रीका में। किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, कौन? सूडान। और यही क्या हुआ है कि कुछ भारतीय यहाँ पे फंस गए हैं और इनमें से एक का डेथ भी हो चुका है, ठीक है। भारत सरकार सोच रहा है कि कैसे वहाँ से लोगों को निकालना है। वहाँ क्या हुआ? वहाँ आंतरिक ही युद्ध हो गया है, मतलब सेना और भी कुछ लोग मिलकर के वहाँ लड़ गया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूक्रेन, जैसे कि पता था कि कुछ दिन पहले यूक्रेन में भी जब युद्ध हुआ था तो भारतीय मतलब बहुत सारे यहाँ के नेता लोग मिलकर के मतलब यहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था और इससे क्या किया गया था? भारतीय लोग को निकाला गया था। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे यूक्रेन के साथ भी ये इंसिडेंट हुआ था और आपका अफगानिस्तान के साथ भी ये इंसिडेंट हुआ था। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा। ये किस लिए चलाया गया था? ताकि भारतीयों को सुरक्षित यूक्रेन से निकाला जा सके और निकाला भी गया था। अगर ऐसा कहता कि अफगानिस्तान जब तालिबान का अटैक हुआ था तो भारतीयों को यहाँ से भी निकाला गया था। और कौन से ऑपरेशन से निकाला गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। इसे किसको निकाला गया था? तो भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। कहाँ से? आपका अफगानिस्तान से। और अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे जैसे देखिए मोजाम्बिक, इसका आंसर भी सुना हम लोग। अगर मोजाम्बिक का जिक्र हम लोग भी हाल फिलहाल किए थे, ये कौन है? तो ये आपका अफ्रीका का एक कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है। और यहाँ अभी किस चीज़ का उद्घाटन किया गया था? एस जयशंकर के द्वारा। किस चीज़ का? तो गुची ब्रिज का, गुची ब्रिज, ठीक है, भारत के सहयोग से बनाया भी गया और उद्घाटन के लिए कौन गया हुआ था? तो भारत की तरफ से आपके एस जयशंकर गए हुए थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना? बस आप इतना याद रखिएगा कि डीएनए डेटाबेस किसके लिए? तो अज्ञात शवों को जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा था और एग्जाम में पूछने का सबसे ज़्यादा संभावना है कि यहाँ का कांगड़ा चाय, ठीक है, कौन सा चाय? कांगड़ा चाय, ठीक है। इसको भी कौन सा जीआई टैग मिला है? तो यूरोपीय जीआई टैग मिला है। कौन सा? यूरोपीय जीआई टैग, ठीक है, यूरोपीय जीआई टैग मिला है। अगर जीआई टैग के बारे में बात करते हैं तो एक्ट कब आया था? 1999 में। लागू कब हुआ जीआई टैग वाला? तो 2003 में। और पहली बार कब दिया गया था? तो 2004-5 के बीच में दिया गया था, 2004-5
2005 के बीच किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, बहुत बार हम लोग देख चुके हैं दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, और अभी हम लोग देखते हैं कि 3 तरह का चावल को इकट्ठे जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन सा आपका? एक है आपका मिर्चा चावल। ठीक है, मिर्चा चावल को भी जीआई टैग हाल फिलहाल दिया गया है। किस कहाँ का है? ये है आपका बिहार का। ठीक है, बिहार का। एक है आपका नागरी दुबराज चावल, नागरी दुबराज चावल, इसको भी जीआई टैग मिला है। और किस राज्य का जीआई टैग मिला है? ये आपका मिला है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और एक आपका और चावल था, कहाँ का? ये यूपी का आदमचीनी चावल, आदमचीनी चावल, ये कहाँ का है? तो ये है आपका यूपी का। ठीक है, कहाँ का है? यूपी का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हम लोग और भी क्या देखे थे? यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश आपका एक रखा है कि 2025 तक। ठीक है, 2025 तक क्या होगा? तो भारत का पहला हरित राज्य बनेगा। 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य, पहला हरित राज्य। अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं तो धुआं मुक्त, ठीक है, एलपीजी युक्त, धुआं मुक्त तथा एलपीजी युक्त पहला राज्य कौन बना था? तो आपका यही बना था। मतलब देखिए, जैसे कि आप एलपीजी का यूज करिएगा तो आपका घर धुआं मुक्त तो होगा ही ना। आपका घर धुआं मुक्त होगा तो पॉल्यूशन भी खत्म होगा। धुआं मुक्त तथा एलपीजी युक्त पहला राज्य कौन बना था? तो ये था आपका हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं तो नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना कहाँ लाया गया था? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। और इसमें क्या था? तो महिलाओं को बस भाड़ा आधा ही लगता, ठीक है, जो भी लग रहा था उसका आधा 50% ही महिलाओं को लगता है उसमें बस भाड़ा, इसलिए लाया गया था नारी को नमन योजना। अगर यहाँ पे राजस्थान के बारे में हम लोग देखते हैं तो राजस्थान का सरकार क्या बोला है? तो अंतर जातीय विवाह। ठीक है, मतलब अगर आप इंटर कास्ट में मैरिज करते हो तो यहाँ पे आपको कितना पैसा दिया जाएगा? 10 लाख रुपया। ठीक है, इंटर कास्ट के मैरिज पे 10 लाख रुपये का राशि यहाँ दिया जाएगा। कितना का? 10 लाख। ठीक है, और अगर बिहार के बारे में देखते हैं तो अभी हम लोग बिहार के बारे में देखें कि यहाँ पर मिर्चा चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। बहुत सारे मिथिला मखाना को दिया गया है, मधुबनी पेंटिंग को दिया गया है, जर्दालू आम को दिया गया है। और अगर बिहार में देखें तो अभी कौन सा उत्सव मनाया गया था? थावे उत्सव। ठीक है, एक आप सबका पढ़ने वाली बात है, कौन सा उत्सव मनाया गया था? थावे उत्सव। और अभी छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग क्या देखें? यहाँ पे आपका नागरी दुबराज चावल को क्या मिला? जीआई टैग छत्तीसगढ़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, नाम क्या है सम्मान का? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से किसे दिया गया? जर्मनी का है, और ये मिला भी है जर्मनी की पूर्व चांसलर, किसको मिला है? एंजेला मर्केल। ठीक है, जर्मनी की पूर्व चांसलर कौन थी? एंजेला मर्केल। देखिएगा, ये जो है कि जर्मनी की पहली महिला चांसलर रही थी, जर्मनी की पहली महिला चांसलर। और जब ये बनी तो काफी लंबा टाइम तक रही और सबसे पावरफुल महिला में भी काउंट होती थी। जिस समय ये आपकी चांसलर थी उस समय हुआ था क्या कहते हैं सूचकांक निकाला गया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल महिला पूरे वर्ल्ड में आपकी कौन बनी थी? एंजेला मर्केल ही बनी थी, जर्मनी की पहली महिला चांसलर। ठीक है, अभी ये नहीं है, अभी दूसरा कोई है। अभी कौन है? तो अभी है आपका ओलाफ स्कोल्ज। कौन है अभी? ओलाफ स्कोल्ज। देखिएगा इनके बारे में, तो ये जर्मनी की पहली महिला चांसलर भी रही थी और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी रही थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल। ठीक है, कब से कब तक रही थी? तो काफ़ी लंबा समय में रही थी, आपका 2005 से लेकर के 2021 तक रही थी। अब देखिए चांसलर क्या होता है? तो जैसे हमारे यहाँ पीएम का पद है वैसे यहाँ पे चांसलर का पद है। जैसे हमारे यहाँ पीएम होता है वैसे आपका तिब्बत में क्या होता है? क्या होता है? धर्मगुरु जो कहा जाता है दलाई लामा। हाँ ठीक है, क्या कहा जाता है उनको? दलाई लामा। वो भी एक तरह का पद होता है और अभी 14वें नंबर पे दलाई लामा चल रहे हैं। नाम क्या है? तेंजिन ग्याल्सो। चलिए यहाँ क्या है? अब इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो जर्मनी का ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला है किसको? एंजेला मर्केल को। अगर इनके बारे में बात करते हैं तो इनको भी नानसेन शरणार्थी पुरस्कार, कौन सा? नानसेन शरणार्थी पुरस्कार भी किसको मिला? ये मिला है आपका नानसेन शरणार्थी पुरस्कार। किसको मिला? एंजेला मर्केल को। एक और देखिएगा यूनेस्को शांति पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार, ये भी किसको मिला? देखिए ये दोनों चीजें को किसको मिला? शरणार्थी को अपने देश में शरण देने के लिए। शरणार्थी किसको कहा था? मान लीजिए हम लोग को भगा दिया गया इंडिया से, ठीक है, तो हम लोग कहीं और जाके बसेंगे तो हम लोग किसमें काउंट होंगे? शरणार्थी में। ठीक है, तो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार और यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको मिला था? दोनों मिला था आपका एंजेला मर्केल को। और अभी कौन सा मिला? तो अभी जर्मनी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। और ये पहली महिला चांसलर रही थी जो काफी लंबा टाइम तक भी रही थी। और अभी कौन है? तो अभी आपका ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे
अवार्ड मिला है, तो अभी इनको पोलैंड का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है, पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान। देखिएगा अब अधिकतर जो आपका यूरोपियन यूनियन वाला कंट्री है सारा पूरा बढ़ बढ़ के सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन वाले को। पोलैंड के बारे में हम लोग देखे थे ना कि अभी यूक्रेन को मतलब अभी एयरक्राफ्ट दिया गया है। और अगर देखिएगा तो यूएसए का जॉन ऑफ कैनेडी, यूएसए का जॉन ऑफ कैनेडी अवार्ड, जॉन ऑफ कैनेडी अवार्ड किसको मिला था? ये भी मिला था आपका यही व्लादिमीर जेलेंस्की को। और अगर देखते हैं तो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में, पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में किसको चुना गया था? ये आपका इन्हीं को अवार्ड मिला था। पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला था? व्लादिमीर जेलेंस्की को कब? 2022 में। और अगर देखते हैं यहाँ पे जैसे किरण नाडर, ठीक है, तो इनको फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार, कौन सा? फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला था? तो ये मिला था आपका किरण नाडर को। अगर रतन टाटा के बारे में देखते हैं तो इनको मिला है आपका ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार। किस लिए? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौता को बढ़ाने के लिए किसको अवार्ड मिला है? तो रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर रतन टाटा के बारे में देखते हैं तो 2021-22 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था? असम वैभव पुरस्कार, असम वैभव पुरस्कार। और अगर 2023 का बात करते हैं तो इनको मिला 2023 में किसको मिला है? डॉक्टर तपन सेठिया। किसको मिला है? डॉक्टर तपन सेठिया, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि हर राज्य अपना कुछ ना कुछ निकाल ही रहा है। जैसे देखिए ये असम का हो गया, महाराष्ट्र सरकार भी देता ही है। और हम लोग क्या देखते हैं केरल सरकार भी देता है, वो जो 3 तरह का देता है, केरल ज्योति, केरल श्री करके था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका? पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। पूर्वोत्तर मतलब क्या हो गया? पूर्व और उत्तर। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम, देखिए इसे एक्सप्लोर कैसे करेगा, बहुउद्देशीय, ठीक है, बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ तैयार किया जा रहा है? अभी बनेंगे, स्टार्टिंग में काफी टाइम लगेगा बनने में। बहुउद्देशीय देखिए कोई भी स्टेडियम होता है तो होता है कि या तो ये फुटबॉल के लिए होगा या क्रिकेट के लिए होगा, टेनिस के लिए होगा, जो भी होगा, लेकिन ये बहुउद्देशीय बनना है मतलब यहाँ पे हर तरह का खेल खेला जाएगा। और अभी देखिए ये मोदी सरकार में मतलब जो भी सरकार चल रहा है इसमें आपका उत्तर भारत का उत्तर पूर्व, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसको डेवलप किया जा रहा है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं कल यहाँ पे आते हैं तो गुवाहाटी कहाँ पड़ता है आपका? असम में। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कल परसों ही कि पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये आपका गुवाहाटी में ही किया गया था। और ये भी आपका तो पूर्वोत्तर मतलब क्या? जैसे अगर ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है, तो ये जो एरिया पड़ता है, देखिए ऊपर वाला आपका उत्तर का था, ये दक्षिण हुआ, ये पूर्व का था और ये पश्चिम, मतलब ये साइड का जो एरिया हुआ ये आपका पूर्वोत्तर भारत में काउंट होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि सब बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो ये आपका तैयार किया जा रहा है कहाँ? शिलोंग। और शिलोंग कहाँ का है? तो ये आपका मेघालय का कैपिटल क्या है? शिलोंग, मेघालय का कैपिटल क्या है? शिलोंग। और अगर शिलोंग में देखते हैं तो यहाँ पे असम राइफल्स का मुख्यालय है। देखिए जिसको नहीं पता रहेगा ना, अगर ऑप्शन में दिसपुर दे दिया तो वो 100% दिसपुर ही मारेगा। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका शिलोंग में, ठीक है। और असम राइफल्स को सबसे कब इसका स्थापना हुआ था? 1835 में। और उस समय इसको क्या कहा जाता था? तो कछाड़ लेडी, ठीक है। इसको और भी किस उपनाम से जानते हैं असम राइफल्स को? पूर्वोत्तर का प्रहरी। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर का प्रहरी। और अगर देखते हैं यहाँ पे जैसे सिक्किम, ठीक है, तो पहला जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। नागालैंड के बारे में अगर देखते हैं तो ये एक ऐसा राज्य है जहाँ आपका हिंदू, ठीक है, जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है और बहुसंख्यक में कौन है? ईसाई। और अगर नागालैंड के बारे में देखें तो यहाँ नेफ्यू रियो, ठीक है, नेफ्यू रियो लगातार 5वीं बार कौन बने हैं? तो यहाँ के सीएम बने हैं। लगातार 5वीं बार कंटिन्यू सीएम कौन बने? तो नेफ्यू रियो। देखिए यहाँ पे आपका स्टेडियम का बात हुआ ना, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत में। पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में है और उसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। ये अगर पूरे विश्व का बात करते हैं या फिर भारत का बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर पर वही जाएगा। अगर सेकंड बड़ा बात करते हैं, ठीक है, सेकंड बड़ा पूरे विश्व में, तो कहाँ का हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का स्टेडियम सबसे बड़ा है।
लेकिन अगर थर्ड का बात करते हैं पूरे विश्व में, ठीक है, अगर थर्ड नंबर का बात करते हैं तो कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका जयपुर में, ठीक है, जयपुर में बन रहा है। देखिए ऐसे याद रखिएगा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा तो भारत का है, सेकंड बड़ा ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड में फिर से बड़ा तो हो जाएगा भारत में जयपुर का स्टेडियम जो बन रहा है। लेकिन अगर पर्टिकुलर भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ा ये हो जाएगा और भारत में सेकंड बड़ा जयपुर हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे विश्व में सेकंड बड़ा बोले तो आपका ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।